क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन। आज का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले कि हम अपने मुतालिका टॉपिक की तरफ जाएं, हम लीनियर मोशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को देखा था कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी सिस्टम पर कोई फोर्स अमल ना करे उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता। अब देखिए, लीनियर मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं कि लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। ये मोमेंटम उस वक्त चेंज होगा जब सिस्टम की वेलोसिटी चेंज होगी। मूविंग बॉडी की, मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी जब चेंज होगी, या जो सिस्टम जिन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है उनकी वेलोसिटी जब चेंज होगी, तब जाके मोमेंटम चेंज होगा। आप कहते हो, अब देखिएगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी किस वजह से चेंज होती है? दैट इज फोर्स। किस वजह से चेंज होती है? फोर्स की वजह से चेंज होती है। तो हम कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जब नेट फोर्स को आप एक्सटर्नल फोर्स को जीरो ले लोगे, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फिर इस फार्मूले को यूं देखें, डेल्टा वी जाके जीरो, चेंज इन वेलोसिटी बिकम जीरो, यानी नो चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं तो मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम डज नॉट चेंज, और इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। क्योंकि ये बातें आप इनके बारे में जानते हो, इसलिए इसको पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई। समझ आ गया ना कि मोमेंटम डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी चेंज होती है फोर्स की वजह से। जब फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी के अंदर चेंज जो है वो जीरो है, नो चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो हम इसे कहते हैं मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम, सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट होता है। एंगुलर, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो वहां पे फिर हम फोर्स की बात नहीं करेंगे। इस केस में एंगुलर मोशन में टार्क आ जाएगा। समझ आ रही है बात? क्योंकि टार्क रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स होता है। टार्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, यानी जो काम लिनियर मोशन में फोर्स अदा करती है वो वाला एंगुलर मोशन में टार्क करता है। समझ आई बात? जब हम एंगुलर मोशन में आएंगे तो फोर्स की जगह टार्क आ जाएगा। यहां पर हम कहते हैं क्या? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यहां पर क्या कहा जाएगा? इन द एब्सेंस ऑफ टार्क। समझ आ गई बात? कौन सा मोमेंटम? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, तो ऐसा डिफिनेशन हो जाए। क्या डिफिनेशन हम लिखेंगे? इन दी absence of an terminal torque, the angular momentum about an axis, about an axis of body
remains constant। देखें कौन कौन सी चीजें आ रही है, टार्क, और दूसरी कौन सी आ रही है जी, एंगुलर मोमेंटम। टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम। We have studied the relation between angular momentum and torque। अब देखो लीनियर मोशन में क्या होता है, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर टाइम। एंगुलर मोशन में क्या हो जाएगा, एंगुलर मोशन F की जगह पे क्या आ जाएगा, टार्क आ जाएगा, डेल्टा पी, पी की जगह पर L आ जाएगा और T आ जाएगा। दिस इज द रिलेशन। रिलेशन भी हम कह सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम टार्क को ऐसे डिफाइन किया, क्या कहोगे, एज torque is equal to the rate of change, of angular momentum। This is rate of change of angular momentum is equal to torque। क्या आ जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो दैट इज टॉर्क। और इसको हम कौन सा मानेंगे, ऊपर क्या लिखा आपने, एक्सटर्नल टॉर्क, आई एक्स एक्सटर्नल टॉर्क, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। Torque external, in the absence of external torque, no torque means no torque। torque कितना हुआ, 0, L बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी को इधर शिफ्ट करो, लुक एट हियर, इधर शिफ्ट करें तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके बिकम्स 0। तो 0 इक्वल टू L। चेंज इन L इज 0। क्या मतलब हुआ, नो चेंज इन L, समझाइए ना। चेंज इन L इज 0, L में जो चेंज है वो कितना है, 0 है। व्हाट डू यू मीन, नो चेंज इन L, एंगुलर मोमेंटम। दिस इंप्लाइज दैट L इज कांस्टेंट। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, R L is equal to 0, change final angular momentum LF minus LI is equal to 0। LF is equal to LI, इधर शिफ्ट कर ले तो किसी सिस्टम या बॉडी का इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट अगर उस रोटेटिंग बॉडी या सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क एक्सर्ट ना हो रहा हो, एक्ट ना हो। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। लॉ इसलिए कह रहे हैं कि ये बात हर उस पोजीशन के लिए जिसमें एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो बॉडी का मोमेंटम क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। एवरीवेयर इट इज करेक्ट, तो फिर ये लॉ ही होगा। ठीक है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आपका क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आता है, एंगुलर मोमेंटम, तब भी यही बात होगी। या आपके पास यूं आता है कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही बात होती है, स्टेटमेंट आ जाएगा और ये मैथमेटिकल प्रूफ इसका आ जाएगा। समझ आइए बात। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स को हम देखेंगे। क्या एग्जांपल्स आ सकती हैं और कहां पर इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं।
बुक में ये एक पिक्चर आप देखें, इस पिक्चर को जब आप ज़हन में लेके आएंगे, बहुत सी है इस, लेकिन एक को जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये एक पिक्चर है, ठीक है, जिसमें एक डाइवर स्प्रिंग बोर्ड से जंप लगाता है। तो इनिशियली इसके लेग्स और आर्म्स एक्सटेंडेड हैं ऐसे, ठीक है, इसकी लेग्स भी स्ट्रेच नहीं की हुई, इनसाइड पुल नहीं की हुई, बाजू भी ऐसे हैं, ठीक है। इनिशियली थोड़ा टाइम बाद ये जब टर्न लेना चाह रहा हो, अपनी पूरी बॉडी को टर्न करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जो इसकी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास हो रहा होता है, हॉरिजॉन्टली वो उसको मानेंगे। समझ आ रही है बात? उस टाइम ये अपने बाजू को और लेग्स को ऐसे पुल इनवर्ड करता है, इसकी जो बॉडी की टोटल साइज होता है वो कम हो जाता है, पहले ज्यादा होता है फिर कम हो जाता है। तो ऐसा करने से इसका मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है ये डिस्कस करेंगे। समझ आइए बात? अब देखिए, जब डाइवर, ये स्प्रिंग बोर्ड है, ये क्या है? स्प्रिंग बोर्ड। इस स्प्रिंग बोर्ड से जब डाइवर क्या करता है, ये उसके आर्म्स ले लें और ये इसकी लेग्स ले लें, और ये वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक्सेस हम लेते हैं, एक्सेस जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से हॉरिजॉन्टली हम पास करेंगे। इसके अबाउट ये क्या करेगा? टर्न लेगा। लेट इसको यहां पे आना है, तो ये क्यों आएगा, ये इसका ऐसे आएगा। अब आप देखें कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा होता है। यहां पर आप साथ में ये चीज भी देखते, कंपैरिजन चेक करना कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और जो ओमेगा होता है वो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर ले लें। इससे ये रिजल्ट मैं निकालूंगा कि ओमेगा ऐसे, समझ आइए बात? और इसका क्या मतलब हुआ? फिर ऐसे तरह देखिए, इसका मतलब ये है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लुक, angular momentum depend upon moment of inertia, capital I, moment of inertia, directly depend upon I, and L also directly depend upon omega, angular velocity, number of turns भी आप इसको कह सकते, greater the angular velocity greater will be the number of turns। समझ आइए बात? नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, रोटेशन अपने एक्सेस के अबाउट। तो इस पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन को आप जरा सबर कीजिए कि जब आपके पास उसकी डाइवर्स की बॉडी एक्सटेंडेड पोजीशन में होती है, ठीक है, ऐसे उसके आर्म्स और लेग्स होते हैं, तो उसके सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इन तक जो आर होता है वो आर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो कुछ समझ आइए बात? इस पोजीशन में आर क्या होता है? ज्यादा होता है। जब आर ज्यादा है, समझ आ रही है बात, तो आई भी क्या होगा? ज्यादा होगा। हाँ, और इसी लम्हे ओमेगा क्या होगा भाई? ओमेगा क्या हो जाएगा? इस पोजीशन में आर ज्यादा, ओमेगा क्या हुआ? कम।
देखें, जितना आर ज्यादा, सॉरी, जितना आई ज्यादा तो उतना ही ओमेगा कम। कुछ समझ आ रही है बात? मिसाल के तौर पे एक वैल्यू है हमारे पास 8 है और दूसरी 4 है, हाँ, लेट इट इज आई एंड इट इज ओमेगा। समझ आइए? तो इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर क्या है? 32 है। अंडरस्टैंड? इस पोजीशन में एंगुलर मोमेंटम लेट इसका कितना है? 32 लिया जा रहा है। अब जब ये इस जगह पे पहुंच के अपने बाजू को भी और लेग्स को भी क्या कर लेते हैं? क्लोज कर लेते हैं, तो क्या हुआ? हाँ, आर रिड्यूस हो गया, नेक्स्ट पोजीशन पे आर कम हो गया। आर क्या हुआ? कम। आर के कम होने से ऑटोमेटिकली आई कम, और आर इधर जब कम होता है तो ओमेगा बढ़ जाता है। समझ आइए कि नहीं आई? भाई देखें, कौन सी चीज बढ़ गई है? ओमेगा बढ़ गया। ओमेगा 4 से 8 हो गया। 8 आई जो है 8 था, अब वो कितना हो गया? 4 हो गया। तो आंसर क्या हुआ? कुछ समझ आइए? तो मोमेंटम जितना था इस पोजीशन पे, जितना था अब इस पोजीशन पे भी इतना हो चुका है। मोमेंटम कांस्टेंट हो। अब मकसद क्या है उसका? क्लोज करने का। जब वो क्लोज करेगा, आर के बढ़ने के, सॉरी, आर के कम होने की वजह से ओमेगा बढ़ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वो अपने एक्सेस के अबाउट नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकता है। क्योंकि वो डाइवर क्या करना चाहता है? डाइव लेना चाहता है, और वो अपने एक्सेस के अबाउट टर्न लेना चाह रहा है। समझ आइए? वो नंबर ऑफ टर्न को तभी इंक्रीज करेगा जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़े। समझ आइए? उसने बाय कीपिंग द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, उसने अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। समझ आइए? ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किसको डिस्कस कर दिया? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर दिया। इसके साथ दो एग्जांपल्स और हैं, आपकी बुक में लिखी हुई है, आप अपने उसकी रीडिंग कीजिएगा। ये दूसरी पिक्चर आप देख सकते हो। इस पिक्चर में ये ये बंदा है, उसने अपने बाजू को एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है? और जब ये अपनी जगह पर यूं रोटेट करेगा तो अपने बाजू को क्लोज करेगा। वो यही वाली सारी सिचुएशन सामने, उसके टर्न्स बढ़ जाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। समझ आई है ना? तो ये नेक्स्ट है इंशाल्लाह हमारा बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। एंड आफ्टर दैट हुप एंड डिस्क का कंपैरिजन करेंगे लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन के हुप या डिस्क, इनमें से कौन सा बॉटम पे जल्दी पहुंचता है, विच वन इज रीचेस एट बॉटम अर्लियर। दोनों की वेलोसिटी का कंपैरिजन बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दैट्स ऑल आज की वीडियो।